साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, नेशनल नीड पार्टी से। दरअसल आज मैं भारतीय लोकतंत्र की बात करता हूँ, अधिकारों की बात करता हूँ, आपके सम्मान की बात करता हूँ, आपके लिए प्रतिनिधित्व की बात करता हूँ। दरअसल है क्या, इस बात को आप समझिए कि जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा सदनों में, आपकी आवाज़ उठेगी नहीं। देश आज़ादी के बाद विषम परिस्थितियों से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी समय लोगों ने एहसास किया कि देश में दबे कुचले बहुत से लोग हैं, उनका वर्गीकरण किया जाए। तो एससी एसटी के नाम पर वर्गीकरण किया गया। ओबीसी ऐसा वर्ग था जिसे संविधान सभा ने उस समय मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन ओबीसी का प्रावधान अंबेडकर ने जिद करके डालने के लिए विवश कर दिया और ओबीसी एक अलग कैटेगरी के रूप में कैटेगराइज हुई। वो कितनी जातियां हैं ये नहीं हुई, लेकिन एक कैटेगरी बन गई, अवश्य बन गई। उसके बाद मंडल कमीशन हुआ, लेकिन कई आयोग बनते रहे, सरकारें बदलती रही, कांग्रेस की, जनता दल की, जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सभी लोग सदन में अपनी बात कह सकें, सभी की समस्याओं को सदन में उठाया जा सके। यह तो भला हो अम्बेडकर जी का, अन्यथा 50% महिलाओं को कुछ भी न मिलता। लेकिन अम्बेडकर जी महिलाओं के हित में जिस तरीके से लड़े थे, महिलाएं हो सकता है इस बात को न जानती हों, न समझती हों, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़े हिमायती अम्बेडकर हुए। अम्बेडकर को एससी एसटी जितना पूजते हैं, उससे ज़्यादा महिलाओं को पूजना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए अम्बेडकर ही थे। वो एससी एसटी के लिए लड़े, ओबीसी वर्ग के लिए लड़े, लेकिन महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। कुल मिलाकर अंबेडकर जी प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो किसी जाति विशेष के नहीं थे, किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, किसी धर्म विशेष के नहीं थे। लेकिन कालांतर में हमारी सरकारों ने वो अधिकार नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात कि चलो जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ने 2012 में कराया भी, जिसके आंकड़े प्रकाशित करने का नंबर जब मोदी का आया तो इन्होंने छिपा लिया, क्योंकि मोदी सत्ता केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं, सत्ता विकेंद्रीकरण में नहीं। आज आप देख लो, इनके पास जो मंत्रियों की फौज है उसमें आपके प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, यानी आपके लोकसभा के चुने हुए लोग मंत्री पद पर बहुत कम हैं। पहले 15 अच्छे वाले मंत्री, मतलब जो पद अच्छे होते हैं, जिनका भारी भरकम मंत्रालय होता है, पहले 15 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो केवल 3 निकलेंगे, यानी 12 लोग राज्यसभा से आए हैं। राज्यसभा मतलब मोदी ने नौकरशाही के लोगों को, आईएएस लोगों को, आईपीएस लोगों को या अपनी पसंद के लोगों को राज्यसभा भेजा, वहाँ से मंत्री बना दिया। कहने का मतलब वो जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जी सर, यस सर, ये वाले लोग हैं। तो आम जनता का प्रतिनिधित्व हो कहाँ रहा है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में मोदी ही मोदी हैं, सब कुछ मोदी हैं। वहाँ पर देखा जाए तो प्रचंड बहुमत में भी ओबीसी पर्याप्त हैं, एससी एसटी हैं। पर्याप्त का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ झोला भर कर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए तो हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि बैठकों में ऐसे उपेक्षित वर्गों की बात कर ले, प्रतिनिधित्व की बात कर ले, अधिकार की बात कर ले। यानी मोदी हैं तो मोदी हैं। वो सत्ता केंद्रीकरण जानते हो? सत्ता जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो उसे तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। यानी मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नहीं। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने ये बात समझ रखी थी कि आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो हम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई को ध्वस्त कर देगा। इसीलिए उन्होंने संविधान की इस तरीके से संरचना ही की कि कोई एक व्यक्ति चाहकर भी 1, 2, 3 कार्यकाल में कुछ कर न पाए। मोदी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ध्वस्त कर दिया। हाँ, एक बार इन्हें और मौका मिले तो निश्चित ही बाकी ध्वस्त कर देंगे और लोग गुलाम बनते हुए नजर आएंगे, गुलाम बनते हुए नजर आएंगे। वो अलग चीज़ है। अधिकारों पर अतिक्रमण अभी जो हो रहा है एससी एसटी ओबीसी के नाम पर हो रहा है, लेकिन नहीं,
जनरल कैटेगरी के वो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं वो भी गुलाम बनेंगे और महिलाओं को अधिकार को तो छीना ही जाएगा। वोट बैंक की राजनीति है, महिला महिला कहते हैं, नारी शक्ति कहते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, लेकिन सच कुछ अलग है। तो इस बात को आप समझिए कि मोदी जी किसी को अधिकार देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते तो जातिगत जनगणना जो हुई थी उसके डेटा को पब्लिश कर देते, और उनसे उम्मीद क्या करोगे भाई। आप उन मोदी के बारे में सोचना ही छोड़ दो। 350 सचिव उन्होंने जो भर्ती किए उसमें थोड़ा पता करना। मतलब एक आईएएस जो है बहुत मेहनत करने के बाद बनता है, 10-12 साल 15 साल नौकरी करता है तब सचिव बनता है। मोदी जी सीधे सचिव बना लिए, और 350 लोग, उसमें पता कीजिएगा SC ST OBC का प्रतिनिधित्व कितना है। 90 लोग जो तमाम विभागों में सचिव हैं, जो मुखिया हैं, उनमें से OBC केवल 3। अगर बिहार की जनगणना को परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, 63% देखा जाए, तो 90 का 63% लगा लो, कितना हुआ? 9 6 जा 54, लगभग 55% होने चाहिए थे, नहीं है। महिलाएं 50% आबादी देश में महिलाओं की है, क्या 90 में 50% महिलाएं हैं? नहीं है। 2/3 हैं? नहीं है। 1/3 हैं? नहीं है। 10% है? नहीं है। तो ये मोदी जी का है, यानी वो किसी को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहते, किसी को अधिकार नहीं देना चाहते, सभी अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी दरअसल उस सनातन व्यवस्था की ओर ले जाना चाहती है जहां लोग गुलाम हों, कुछ लोग के हाथों में सत्ता हो, बाकी लोग जी हुजूरी करें, मजबूर रहें। वो सनातन तो कहती है लेकिन वास्तव में गुलामी व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए विश्वकर्मा योजना लागू की गई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गई। पुश्तैनी धंधे कीजिए, हम ये नहीं कहते धंधे ना करें, कारीगरों को बढ़ावा दीजिए, कामगारों को बढ़ावा दीजिए, उन्हें सुविधाएं तो दीजिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर घोषणा होती है, कागजों में सब कुछ होता है लेकिन धरातल पर सब गायब हो जाता है। नाई का बेटा नाई बन जाए, लोहार का बेटा लोहार, बढ़ई का बेटा बढ़ई, दर्जी का दर्जी, धोबी का धोबी, कहार का कहार, केवट का केवट। ऐसी योजना योगी जी की है। आप ये देखिए कि मोदी जी तो ऐसे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। OBC के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जनरल को, ठाकुर को, ब्राह्मण को, बनिया को मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप कभी उठाकर देखिए, आंकड़े मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग स्वयं भी मतदाता हो, आपका अधिकार है, इस देश के जागरूक मतदाता हो, आपको जानना समझना चाहिए। तो मोदी जी वास्तव में प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते, वो यस मैन चाहते हैं। और नेशनल नीड पार्टी सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की हिमायती है, चाहे जनरल हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटीज हो या महिला हो, यहाँ तक कि युवा, प्रौढ़, क्षेत्र विशेष के लोग, सभी को प्रतिनिधित्व मिले, सभी की आवाज़ सदन तक जाए, सभी के लिए कानून बने, तभी हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई वह मोदी के धार्मिक ध्रुवीकरण की काट के लिए थी। ऐसा नहीं था कि वो जनगणना SC ST OBC को अधिकार देने के लिए थी, उसके पीछे का उद्देश्य तो कुछ और था। खैर ठीक है, राज खुल गया कि कौन कितना प्रतिशत में है, उसको अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब ये बातें सामने आ गई तो अब प्रतिनिधित्व की लड़ाई होगी। नेशनल नीड पार्टी आगे बढ़ रही है, वो सभी को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगी। सभी पदाधिकारियों से यह कहना चाहूँगा, आप लोग आगे बढ़िए, मुखर होइए और यह सुनिश्चित करवाइए कि 50% महिलाएं हैं तो उसमें 2/3, 50% पुरुष हैं तो 2/3, जिसकी जितनी आबादी है सबका 2/3, यानी टोटल पॉपुलेशन का 2/3 रिजर्व होना चाहिए। जो अभी आरक्षण 50% पे है उसको हमें 66, 67 या 70% तक ले जाना चाहिए। बाकी 30% को ओपन कर देना चाहिए। ओपन
प्रतिभाशाली लोग वहाँ पे 30% में जाएं, लेकिन 70 में आरक्षित वर्ग के लोग जाएं। और ऐसा मैं नेशनल नीड पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी से अभी मांग करता हूं कि अभी आप सत्ता के केंद्र में हैं, सत्ता आपकी है, आप विशेष सत्र बुला लीजिए। लोकसभा में बहुमत आपके पास है, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में कोई विरोध करेगा। आप आरक्षण की लिमिट को 70% कीजिए और सभी वर्गों को उनके हिसाब से, जैसे महिला हैं तो महिलाओं में, ओबीसी हैं तो ओबीसी में, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एससी, माइनॉरिटीज हैं उनको 2/3 रिजर्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे माइनॉरिटीज अगर 15% है तो 2/3 10% उन्हें रिजर्व कीजिए। आपने जनरल को तो दे ही दिया 2/3, अब कब दिया था? आज के 7-8 साल पहले। यानी आपने दूसरे के अधिकारों पर डकैती डाली। लोकतंत्र में इससे बड़ा डकैत हो ही नहीं सकता। तानाशाह तो अलग होता है, आपने वास्तव में अधिकारों पर डकैती डाली है, प्रतिनिधित्व पर डकैती डाली है। और अब अगर अंदर खाने से आपको कहीं लग रहा हो तो आप विशेष सत्र बुला लीजिए, दे दीजिए लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा कीजिए। अभी आपके पास वक्त शेष है। मेरी मांग, मेरी गुजारिश आपसे यही है कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण की लिमिट 70% कीजिए। उसमें रोना धोना बंद कीजिए कि आर्थिक रूप से गरीब लोग, ये रोना धोना बंद कीजिए। क्योंकि 15 को तो 10% मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ। 15% जो हैं उनमें 10% तो आप रिजर्व कर चुके हो ना। तो आर्थिक रूप से गरीब लोग 15 में 10% वो तो ले ही रहे हैं, बाकी सबको 2/3 दीजिए। यही नेशनल नीड पार्टी की मांग है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।